Now let us see next topic. Next topic is Lenz law and conservation of energy. With the help of Lenz law, we can determine polarity of EMF, polarity of induced EMF, and we can also determine the direction of induced current in electromagnetic induction. According to the Lenz law, polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which oppose the change in magnetic flux that produce it. ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लो. इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज कैसे प्रोड्यूस होता है? ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी ऐसी होती है कि उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है, वो करंट उसको प्रोड्यूस करने वाले चेंज इन फ्लक्स का ही ऑपोज करता है. चेंज इन फ्लक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है. इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ का मॉड्यूलस इज इक्वल टू d∅/dt. अगर क्लोज लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स है, फ्लक्स में चेंज होगा तभी कोई ना कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा. अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा. मतलब कि चेंज इन फ्लक्स है वो रीजन है. चेंज इन फ्लक्स क्या है? रीजन के जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है. तो वो जो रीजन है चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स का चेंज. तो करंट ऑलवेज कैसे प्रोड्यूस होता है? करंट वैसे प्रोड्यूस होता है कि वो करंट फ्लक्स के चेंज को अपोज करे. फ्लक्स के चेंज को अपोज का मतलब क्या? चेंज इन फ्लक्स दो टाइप का होता है, आइदर फ्लक्स इंक्रीजेस और फ्लक्स डिक्रीजेस. अगर फ्लक्स इंक्रीज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को कम करने की ट्राई करेगा. सिमिलरली अगर फ्लक्स डिक्रीज होने के कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट वैसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा कि जिसकी वजह से फ्लक्स डिक्रीज नहीं होने देगा, वो फ्लक्स को इंक्रीज करने की ट्राई करेगा. ये मैंने आपको जो सेंटेंस के फॉर्म में बोला है वो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. चलो, ये लूप है कोई एक, ये एक सर्कुलर लूप है. ये सर्कुलर लूप कैसी है? हमारी स्क्रीन को परपेंडिकुलर है. कैसी है? स्क्रीन को परपेंडिकुलर है. ये लूप की एक्सिस है एंड ये लूप की एक्सिस के साथ बार मैग्नेट की एक्सिस को इनसाइड हो ऐसे हमने एक बार मैग्नेट रखा है. उसका एन पोल है बार मैग्नेट का, नॉर्थ पोल, वो टूवर्ड्स कॉइल है. जब ये बार मैग्नेट को हम ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो क्या होगा? ये जो कॉइल है, लूप है, लूप के साथ फ्लक्स जो एसोसिएटेड होगा वो फ्लक्स ड्यू टू बार मैग्नेट, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट की वजह से जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इंक्रीज होगा जब इसको ऐसे मूव करेंगे. अगर हम बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम लूप मूव करेंगे तो फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट है, वो फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट डिक्रीज होगा. चलो, इतना समझ में आ गया. इसकी जो फील्ड लाइंस है ये वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. फील्ड लाइन ऐसी होती है, एन पोल में से निकलती है ऑलवेज. तो ये एन पोल्स में से फील्ड लाइंस निकलेगी एंड वही फील्ड लाइन ये लूप में से पास होगी. तो ये डायरेक्शन है फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट की. मैग्नेट का जो फ्लक्स है वो ये डायरेक्शन में ये लूप के साथ एसोसिएटेड है. तो ये रीजन है. क्या रीजन है? फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो रीजन है एंड उसकी वजह से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट होगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट इसमें फ्लो होगा वो इंड्यूस्ड करंट अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ वो इंड्यूस्ड करंट वैसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो फ्लक्स के चेंज को अपोज करेगा. तो ये फ्लक्स के चेंज मीन्स इंक्रीज इन फ्लक्स है, उसको अपोज कैसे करेगा? टू अपोज दिस increase in flux means to change in flux. To oppose this change in flux, जो करंट इसमें फ्लो होगा, करंट सर्कल में फ्लो होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, उसको हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे. एंड उसकी वजह से जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो इंड्यूस्ड फ्लक्स कहेंगे. क्या कहेंगे? वो इंड्यूस्ड फ्लक्स. ये जो मैग्नेट का फ्लक्स है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा. इंड्यूस्ड फ्लक्स कैसी डायरेक्शन में होगा? ऑपोजिट टू
ऑपोजिट टू फाई मैग्नेट, मैग्नेट के फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड फ्लक्स क्रिएट होगा। इसलिए इसमें करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, ये इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जनरेट हो, इसलिए इसमें करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, सोचो, ये डायरेक्शन में ऐसे फ्लो होना चाहिए ना, ये डायरेक्शन में से ये एंड से देखें तो हमें वो एंटी क्लॉकवाइज लगना चाहिए। चलो इतना समझ में आ गया। तो जैसे जैसे इसमें करंट इंड्यूस होगा तो इसके साथ नेट फ्लक्स है ना, ये मैग्नेट का फ्लक्स एंड ये इंड्यूस्ड करंट का की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स लूप का खुद का अपना फ्लक्स, वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। तो इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो ये मैग्नेट के कारण जो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है उसको अपोज करेगा। चलो समझ में आया। ओके, अगर हम ये मैग्नेट है उसको लूप के नज़दीक ले जाने के बदले अगर दूर ले जाते हैं तो क्या होगा, अगर दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट है, वो फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीजेस, एंड ये डिक्रीज हो रहा है, वही है रीज़न कि जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस होगा। एंड टू ऑपोज दिस रीजन, टू ऑपोज दिस चेंज इन फ्लक्स, इसमें इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस्ड करंट कैसे डायरेक्शन में फ्लो होगा या कैसी डायरेक्शन में जनरेट होगा, वो ये फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देंगे बल्कि उसको अपोज करेंगे, मतलब उसको इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए इसमें इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो फाई मैग्नेट के कारण जो फ्लक्स लिंक्ड है उसी डायरेक्शन में जनरेट होगा। तो ये डायरेक्शन में, तो ये केस में करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन पहले के ऑपोजिट हो जाएगी ये डायरेक्शन में, एंड इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जनरेट होगा। चलो इतना समझ में आ गया। ओके, चलो एक और एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो एनसीईआरटी में दिया, यही है, इसका सिर्फ व्यू चेंज किया है। मगर उससे पहले ये समझ लो, कोई भी लूप है, अगर लूप में से करंट फ्लो हो रहा है, अगर लूप में ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर हम ये साइड से देखते हैं तो हमें ये क्लॉकवाइज लगता है, मगर इसके पीछे जाके देख के, पीछे वाले एंड से देखेंगे तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज लगेगा। तो ऐसी कोई भी क्लोज लूप है उसको एक साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज करंट लगेगा, दूसरी साइड से देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, एंड वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, उसको नेट मैग्नेटिक मोमेंट भी होती है, वो हमने पढ़ा है। तो इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो इसके साथ हम एन एंड एस पोल एसोसिएट कर सकते हैं। तो किस साइड एन पोल है, किस साइड साउथ पोल है, वो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, इसमें एस ड्रॉ करते हैं। ओके, एंड अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है, चलो इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज करंट है, तो इसमें एन ड्रॉ करते हैं। ये एस के दोनों एंड पे एरो ड्रॉ कर दे तो ये डायरेक्शन में ही आते हैं, एन के दोनों एंड पे एरो ड्रॉ कर दे तो इसी डायरेक्शन में, ये एरो की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन में, एंड ये एरो की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन में। तो उसका मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होता है, जिस साइड से हमें ऐसा लगे कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, तो वो एंड मैग्नेट के नॉर्थ एंड की तरह बिहेव करता है, एंड जिस एंड से हम देखते हैं तो अगर क्लॉकवाइज करंट लग रहा है तो वो साइड का एंड है वो एज अ साउथ पोल बिहेव करता है। चलो इतना समझ में आ गया। ओके, अभी एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है एंड ये जो लूप है वो हमारी स्क्रीन के प्लेन में ही है, मगर ये जो डॉटेड लाइन ड्रॉ की है ना, ये डॉटेड लाइन ऐसा समझो कि हमारे प्लेन के परपेंडिकुलर है। कैसा है, हमारी स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर। ये नॉर्थ पोल को इसके नज़दीक ले जा रहा है, ये डायरेक्शन मोशन की डायरेक्शन है। इसमें क्या हो रहा है, पहले तो इसकी फील्ड लाइन्स हम ड्रॉ करेंगे। ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट की फील्ड लाइन ऐसी है, ये मैग्नेटिक की फील्ड लाइन्स है। तो ये जो लूप है, लूप के साथ मैग्नेट का फ्लक्स ये डायरेक्शन में है, दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट, ये मैग्नेट का फ्लक्स है। एंड जैसे जैसे हम मैग्नेट को नज़दीक लाएंगे, जैसे जैसे हम मैग्नेट को नज़दीक लाएंगे तो मैग्नेट का जो फ्लक्स है, वो मैग्नेट का फ्लक्स लिंक्ड विथ लूप इंक्रीज होगा, एंड यही है रीज़न
फ्लक्स के चेंज का, इसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा है एंड फ्लक्स चेंज होने के कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है एंड इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इंड्यूस्ड करंट कैसे जनरेट होगा, तो इसमें इंड्यूस्ड करंट वैसे जनरेट होगा ताकि वो ये रीजन का अपोज करे, मीन्स चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। ये इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट ये रीजन है, इसका अपोज करने के लिए टू अपोज दिस चेंज इन फ्लक्स, इसमें जो इंड्यूस्ड करंट फ्लो होगा वो इंड्यूस्ड करंट की वजह से इंड्यूस्ड फ्लक्स जनरेट होगा, वो मैग्नेट के फ्लक्स से ऑपोजिट होगा, इसके ऑपोजिट होगा। इससे कैसा होगा, ऑपोजिट होगा। मीन्स इसमें करंट जो जनरेट होगा उसके कारण ये डायरेक्शन में फ्लक्स, इंड्यूस्ड फ्लक्स मीन्स इसमें करंट ऐसे फ्लो होगा कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में आए, इसलिए इसमें ऐसा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर हम हमारे राइट हैंड की फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब बाहर की साइड मिलेगा, तो ऐसे हम ये इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन या इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलैरिटी डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं लेंज लॉ की मदद से। चलो इतना समझ में आया। अगर इसमें हम ये मैग्नेट को नज़दीक ले जाने के बदले दूर ले जाते हैं, ऐसा देखो तो क्या होगा, अगर इसको दूर ले जाते हैं तो ये जो फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू मैग्नेट है, वो इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज होगा। डिक्रीज है वो रीजन है, तो डिक्रीज है, उसको अपोज करने के लिए जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्शन में क्रिएट होगी ताकि फ्लक्स डिक्रीज न हो एंड इंक्रीज हो। तो ये डायरेक्शन में ये करंट की, इंड्यूस्ड करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के लिए इसमें करंट ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहेगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम हमारे थंब राइट हैंड की फिंगर्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो थंब इनवर्ड आएगा। चलो ये है लेंज लॉ। पूरा हेडिंग पढ़ो, लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये लेंज ने लॉ तो दे दिया कि ऐसे करंट की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं, तो अब इसको हम चेक करेंगे बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको चेक करेंगे कि क्या इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फुलफिल हो रहा है या इसमें वायोलेट हो रहा है, वो हम चेक करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चेक करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंज लॉ। हमने देखा कि जब ये लूप के सामने मैग्नेट का एंड पोल रख के उसकी और ये डायरेक्शन में अगर मैग्नेट को मूव करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो हम ये केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेक्ट है या नहीं, उसका फॉलो हो रहा है या नहीं, वो भी चेक करेंगे। मगर उसके पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, सपोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, in loop is opposite to shown in diagram. Opposite to डायरेक्शन shown in diagram। तो ये डायग्राम में जो मतलब कि अगर ये डायरेक्शन में करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, यहाँ पे डायग्राम में जो दिखाया है वो डायरेक्शन नहीं, वो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ की डायरेक्शन है। हम अगर करंट ये डायरेक्शन में इंड्यूस हो रहा है तो क्या होगा वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। अगर करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा क्लॉकवाइज में, तो इसमें ये साइड से देखेंगे तो ये जो पोल बनेगा वो एस पोल बनेगा, तो ये एस पोल होगा। तो ये केस में ये मैग्नेट को हम थोड़ा सा धक्का देके छोड़ देंगे, इसको थोड़ा सा पुश करके छोड़ देंगे, तो क्या होगा, ये एन पोल एंड ये एस पोल, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये एस पोल एंड एन पोल ये दोनों के बीच में क्या होगा, एट्रैक्शन होगा। एट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, इफ करंट इज इन
clockwise direction, then there is attraction between north pole of bar magnet and south pole of this loop. एंड एट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. बार मैग्नेट विल एक्सेलरेट. बार मैग्नेट एक्सेलरेट होगा. उसकी वजह से हमने फैराडेज लॉ में पढ़ा था, जब बार मैग्नेट को हम रेस्ट पे रखते हैं तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है, जब इसको मूव कराते हैं तो करंट इंड्यूस होता है, एंड जब तेजी से मूव कराते हैं ज़्यादा स्पीड से तो करंट ज़्यादा इंड्यूस होता है. तो बार मैग्नेट एक्सेलरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजेस, इंड्यूस्ड करंट आई इंक्रीज होगा. इंड्यूस्ड करंट इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो लूप है, लूप का एस पोल, ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगी, उसकी वजह से लूप का एस पोल, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. स्ट्रेंथ ऑफ एस पोल ऑफ लूप इंक्रीजेस. लूप की एस पोल का स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रैक्शन ज़्यादा होगा. एट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एक्सेलरेशन इंक्रीज होगा, ज़्यादा करंट फ्लो होगा. तो ऐसा चलता ही रहेगा. तो इसमें क्या होगा कि हमें सिर्फ वर्क किस में करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही बार ये मैग्नेट को ये डायरेक्शन में धक्का देने में कुछ एनर्जी हमें, चलो मान लेते हैं कि K0 मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K0 सिर्फ दे दी. फिर ये केस में कंटिन्यूसली ये जो बार मैग्नेट है वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा एंड उसका एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा, तो उसकी ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. बार मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी एंड लूप में इंड्यूस्ड करंट है वो भी इंक्रीज होता जाएगा. तो ये केस में जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं इनपुट में क्या एनर्जी दी, ये बार मैग्नेट को सिर्फ एक धक्का दिया, पुश किया, वही सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कुछ एनर्जी दी है, कुछ वर्क किया है, तो इनपुट से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा. ये बार मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी एंड ये मूव में करंट मिलेगा एंड वो भी इंक्रीज होगा. ये करंट मीन्स ये इलेक्ट्रिक एनर्जी. तो यहाँ पे ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है इनपुट में जो हम एनर्जी दें उससे ज़्यादा आउटपुट में एनर्जी मिले एंड वो एनर्जी कंटिन्यूसली बढ़ती ही जाए. दिस इज नॉट पॉसिबल एट एवर. So in this case, if direction of current opposite to the direction shown in this diagram, then law of conservation of energy does not hold true in this case. So this is never possible. ऐसा possible ही नहीं है. अब हम अगर ये डायरेक्शन दिखाई गई है वही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा वो हम चेक करेंगे. अगर यही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, अगर ये बार मैग्नेट को पुश करेंगे, कुछ धक्का देंगे, ओके, धक्का देने के बाद मीन्स ये बार मैग्नेट को ये डायरेक्शन में मोशन में लाए हम, तो इसका एन पोल एंड ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो ये लूप का एन पोल, बोथ एन पोल रिपेल ईच अदर एंड ये रिपल्सन की वजह से क्या होगा, ये जो बार मैग्नेट है वो बार मैग्नेट की स्पीड डिक्रीज होगी. So speed of bar magnet, speed and kinetic energy also, speed and kinetic energy both of bar magnet decreases. तो ये काइनेटिक एनर्जी इसकी डिक्रीज हो रही है, तो ये according to law of conservation of energy cannot be created neither be destroyed, it can only be convert from one form to another form. अगले केस में क्या हो रहा था, एनर्जी फॉर्म हो रही थी, प्रोड्यूस हो रही थी, वैसा तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे ये एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिस्ट्रॉय भी नहीं होनी चाहिए ना, इसको कन्वर्ट ही सिर्फ हो सकती है, एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट ही हो सकती है. तो यहाँ पे जो बार मैग्नेट की एनर्जी डिक्रीज हो रही है वो कहाँ पे जा रही है, वो ये करंट में जा रही है. यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट फ्लो हो रहा है, मगर मतलब कि ये जो बार मैग्नेट की जितनी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी उतनी ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होगी एंड फाइनली वो इलेक्ट्रिक एनर्जी I2RT अकॉर्डिंग हीट में लॉस्ट होगी. तो ये केस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो फॉलो हो रहा है. मतलब
ये लेंज लॉ से जो हम डायरेक्शन फाइंड करेंगे इंड्यूस्ड करंट की, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम सोचेंगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स ट्रू, उसका मतलब लेंज लॉ सही है। ओके, समझ में आ गया। ओके, चलो अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चन लेंज लॉ पे डिपेंडेड है, वही सॉल्व करेंगे। वो सभी क्वेश्चन में हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है। कैसे निकालेंगे, मैं फिर से ये जो लॉ है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट ऑपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब क्या? फ्लक्स के चेंज का ऑपोज का क्या मतलब? अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट उसको डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। अगर फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो करंट उसको इंक्रीज करने की ट्राई करेगा। इंक्रीज करने की ट्राई करेगा मतलब जिस डायरेक्शन में फ्लक्स है उसी डायरेक्शन में नया फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। फ्लक्स जब इंक्रीज हो रहा है तो उसको डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, ऑपोज करेगा मतलब डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। डिक्रीज करने की ट्राई करेगा मतलब जो नया फ्लक्स जनरेट होगा वो जो उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। ओके, चलो वन बाय वन सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 6.4 figure shows planar loop of different shapes moving out or into the region of a magnetic field which is directed normal to the plane of loop away from the reader. Determine the direction of induced current in each loop using Lenz law. ये फर्स्ट लूप के लिए हम डिटरमाइन करते हैं डायरेक्शन। देखो ये फर्स्ट लूप कैसे मूव हो रही है, पहले ये शायद बाहर थी मैग्नेटिक फील्ड के, अब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रही है तो इसके साथ एसोसिएटेड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज इन फ्लक्स विथ लूप, दिस इज द रीजन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका ऑपोज करेगा करंट जो होगा, वो करंट ये इंक्रीज इन फ्लक्स का ऑपोज करेगा। सो टू ऑपोज दिस इंक्रीज इन फ्लक्स, to oppose this increase in flux means change in flux, current will induced such that flux or magnetic field produced due to induced flux will be opposite to the flux due to एक्सटर्नल फील्ड। ये एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल फील्ड का फ्लक्स ये डायरेक्शन में ना क्रॉस है। तो करंट की वजह से जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स वो कैसे इंड्यूस्ड होगा? इंड्यूस्ड फ्लक्स ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फ्लक्स, एक्सटर्नल फील्ड के फ्लक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स एक्सटर्नल फील्ड क्रॉस है तो इंड्यूस्ड फ्लक्स ये डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। ये डायरेक्शन में इंड्यूस होने के लिए इसमें करंट कैसे फ्लो होगा? तो करंट इसमें क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होना चाहिए। ये डायरेक्शन में अगर हम हमारी फिंगर्स को अलाइन करेंगे तो थंब आउटवर्ड मिलेगा। तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो पार्ट में करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? ABCDA, ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। चलो समझ में आया? ओके, चलो अब पार्ट बी, ये पार्ट टू सॉल्व करते हैं। चलो ये इसमें ये जो लूप है वो बाहर निकल रही है, मतलब उसके साथ लिंक्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। लिंक्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज इन फ्लक्स मीन चेंज इन फ्लक्स है, वही रीजन है कि जिसकी वजह से करंट या ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। टू ऑपोज दिस चेंज इन फ्लक्स, ये डिक्रीज हो रहा है ना, इंड्यूस्ड करंट है उसको डिक्रीज नहीं होने देगा। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के कारण। वो किस डायरेक्शन में जनरेट होगा? सेम एज फ्लक्स की डायरेक्शन में ही। इसका जो फ्लक्स है वही डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स का करंट फ्लक्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स भी यही डायरेक्शन में। तो इसमें करंट ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जनरेट होगा। ACBA करंट की डायरेक्शन कॉस्ट कैसी होगी? ACBA। चलो समझ में आया? एंड ये सेकंड एंड थर्ड दोनों केस सिमिलर ही है। ये थर्ड केस में भी क्या है, इसके साथ इंड्यूस्ड फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो इसका ऑपोज करने के लिए ये लूप में जो करंट जनरेट होगा वो करंट वैसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड मिले वो मैग्नेटिक फील्ड भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही हो। तो ये डायरेक्शन में ये लूप की मैग्नेटिक फील्ड आनी चाहिए, इसलिए करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। ABCDA, तो ये फोर्थ पार्ट में ABCDA।
ए बी सी डी ए, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए, मीन्स क्लॉकवाइज। पार्ट 2 में भी क्लॉकवाइज। पार्ट 2 एंड 3 दोनों में से, दोनों कैसे केसेस है, फ्लक्स डिक्रीज होने वाले केसेस है, तो इसलिए दोनों में सेम क्लॉकवाइज। इसमें फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए उसमें एंटी क्लॉकवाइज। चलो समझ में आ गया। आप ये कंसेप्ट है वो अपने वर्डिंग्स में अपनी बुक में लिखोगे, ओके। ऑलरेडी एनसीईआरटी में तो इसका सॉल्यूशन दिया ही है, मगर आप अपने वर्डिंग्स में इसको एक्सप्लेनेशन लिखोगे। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 6.5। एग्जांपल नंबर 6.5 पार्ट ए, अ क्लोज्ड लूप इज हेल्ड स्टेशनरी। ये क्लोज्ड लूप है एंड वो स्टेशनरी है। कैसी है? स्टेशनरी है। हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है एंड यहाँ पे ये साउथ पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल के बीच में। ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट हेल्ड फिक्स्ड, तो ये भी फिक्स्ड ही है, ये भी फिक्स्ड है, ये दोनों फिक्स्ड है। कैन वी होप टू जनरेट करंट इन लूप बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ किए हैं तो क्या इसमें करंट इंड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों मैग्नेट भी फिक्स्ड है, ये लूप भी स्टेशनरी है। इसके साथ, लूप के साथ फ्लक्स लिंक होगा। फ्लक्स अगर हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेंगे तो ज़्यादा लिंक्ड होगा, मगर तीनों के तीनों स्टेशनरी है तो फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा। फ्लक्स में चेंज नहीं है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं मिलेगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं होगा। समझ में आया? तीनों स्टेशनरी है, चेंज इन फ्लक्स जीरो है। तीनों स्टेशनरी है तो चेंज इन फ्लक्स जीरो है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो है, इंड्यूस्ड करंट भी जीरो ही आएगा, कभी भी इंड्यूस नहीं होगा। ओके, चलो पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में क्वेश्चन है, अ क्लोज लूप मूव नॉर्मल टू द constant electric field between the plates of large capacitor is the current induced in the loop when it is wholly inside the region between the capacitor plates, and part 2 when it is partially outside the plates of capacitor the electric field is normal to the plane of loop। तो इसमें कभी भी करंट इंड्यूस्ड होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में जो फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो अगर इसमें हम लूप को मूव कराएंगे ना तो लूप के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स चेंज होगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ईएमएफ कब इंड्यूस्ड होता है? डी फाई बी अपॉन डी टी हो, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो ना तभी इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट नहीं कर सकता, तो इसमें कभी भी इलेक्ट्रिक ईएमएफ या करंट इंड्यूस नहीं होगा पार्ट बी में। पार्ट सी, अ रेक्टेंगुलर लूप एंड अ सर्कुलर लूप आर मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, फिगर 6.8। ये डायग्राम देखो, टू अ फील्ड फ्री रीजन, यहाँ से राइट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये केस में भी यहाँ से राइट साइड में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इट इज़ फील्ड फ्री रीजन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी कांस्टेंट है। इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ टू बी कांस्टेंट ड्यूरिंग द पैसेज आउट ऑफ द फील्ड रीजन, द फील्ड इज नॉर्मल टू द लूप। तो दोनों में से कौन से केस में जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो ईएमएफ कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट ईएमएफ दोनों में से कौन से केस में होगा? पहले तो ये समझ लो कि ईएमएफ क्यों जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा। जब तक ये लूप, पूरी लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है ना, तब तक कोई मैग्नेटिक तब तक फ्लक्स में चेंज नहीं होगा एंड तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। जब ये लूप यहाँ पहुँचेगी, इसका ये एंड है, आगे वाला एंड वो यहाँ पहुँचेगा तो पीछे वाला एंड यहाँ पे पहुँचेगा। उसके बाद जैसे जैसे वो बाहर निकलेगी ना तो ये लूप में जो फ्लक्स लिंकेज है वो लिंकेज फ्लक्स डिक्रीज होगा एंड इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। सेम केस इसमें भी है, जब तक ये सर्कुलर लूप यहाँ तक नहीं पहुँचती तब तक इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं क्रिएट होगा। जब इसमें से ये बाहर निकलना शुरू करेगी तब इसमें फ्लक्स लिंक्ड होगा, फ्लक्स में चेंज होगा एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा। चलो इतना समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी फाई अपॉन डी टी।
फ्लक्स का चेंज कितना फास्ट हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में ये ईएमएफ होता है। अगर फ्लक्स में चेंज यूनिफॉर्मली है, चेंज इन टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स अगर यूनिफॉर्म है तो ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। अगर टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि हर एक सेकंड में या हर एक मिली सेकंड ले लें, हर एक मिली सेकंड में फ्लक्स में इक्वल चेंज है, हर एक कंसेक्यूटिव मिली सेकंड में फ्लक्स का चेंज यूनिफॉर्म है, इक्वल है, तो उसको हम यूनिफॉर्म टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे। तो वो केस में ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। अगर पहली सेकंड में चेंज इन फ्लक्स या पहली मिली सेकंड में चेंज इन फ्लक्स है, उसके बदले सेकंड मिली सेकंड में ज़्यादा है, थर्ड मिली सेकंड में उससे ज़्यादा, ऐसा हर एक कंसेक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल हमें लेना चाहिए। टाइम इंटरवल कैसा लेंगे, dt 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 सेम लेंगे, 1 मिली सेकंड लेंगे या 1 माइक्रो सेकंड लेंगे या 1 सेकंड लेंगे, हर एक मिली सेकंड में हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में अगर चेंज इन फ्लक्स इक्वल ही रहता है तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। तो ये केस देखो, ये जो रेक्टेंगुलर लूप वाला है ये केस, चलो हम मान लेते हैं कि 0 सेकंड पे यहाँ पे लूप पहुँच गई है, 0 सेकंड पे यहाँ पे पहुँच गई है, एंड फिर 1 मिली सेकंड पे यहाँ पे है, सेकंड मिली सेकंड पे यहाँ है, थर्ड मिली सेकंड पे यहाँ पे पहुँचेगी, फोर्थ मिली सेकंड में यहाँ पे पहुँचेगी। तो हर एक मिली सेकंड में जो एरिया डिक्रीज होगा ना फ्लक्स के अंदर का, वो इतना, हर एक मिली सेकंड में इतना एरिया डिक्रीज होगा। तो चेंज इन फ्लक्स है वो हर एक सेकंड में यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज होगा, तो इसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? मगर इसमें ऐसा नहीं होगा। पहले समझो कि फर्स्ट मिली सेकंड में यहाँ पे पहुँची, सेकंड मिली सेकंड में यहाँ पे पहुँची, थर्ड मिली सेकंड में यहाँ पे पहुँची, तो जैसे जैसे जब तक ये डायामीटर वाला पार्ट बाहर नहीं निकलता ना, तब तक क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स मीन्स जो फ्लक्स इंक्रीज होता है ना, डिक्रीज होता है, वो कंसेक्यूटिव उसके बाद वाली सेकंड में ज़्यादा डिक्रीज हो, फिर वो कम डिक्रीज होगा। तो इसमें ये चेंज इन फ्लक्स है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, इसलिए इसमें ईएमएफ कांस्टेंट नहीं रहेगा। चलो इतना समझ में आ गया। पार्ट डी, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड बाय फिगर 6.9। ये डायग्राम है कैपेसिटर के ए एंड बी दोनों प्लेट की पोलैरिटी प्लस माइनस साइन बतानी है हमें। यहाँ पे देखो, ये नॉर्थ पोल है, ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये साउथ पोल ये डायरेक्शन में मूव हो रहा है, दोनों की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इसके साथ फ्लक्स लिंकेज है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड फ्लक्स की डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ। ये डायरेक्शन में फ्लक्स है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है वो ईएमएफ का रीजन है, इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, ये रीजन का ही ऑपोज होगा, मीन्स ये फ्लक्स को डिक्रीज हो ऐसे इसमें करंट इंड्यूस होगा, मीन्स इंड्यूस्ड करंट का, ये फ्लक्स है बार मैग्नेट का, इंड्यूस्ड फ्लक्स ये डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए। और ये डायरेक्शन में फ्लक्स इंड्यूस होने के लिए अगर आप ये साइड से देखोगे, ये एंड से देखोगे तो इसमें करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होगा, ये डायरेक्शन देखोगे तो क्या लगेगा, ये साउथ पोल है ना, तो साउथ पोल लगेगा ना, साउथ पोल, तब ये दोनों के बीच में रिपल्सन। एंड ये साइड से देखोगे तो नॉर्थ पोल, तो ये लूप है, लूप का ये इस साइड वाला एंड साउथ एंड ये साइड वाला एंड नॉर्थ पोल, मीन्स ये दोनों नॉर्थ साउथ है, ये दोनों मैग्नेट को अपोज करेंगे, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव होगी एंड ये वाली प्लेट नेगेटिव होगी, तो ए प्लेट की पोलैरिटी पॉजिटिव एंड बी प्लेट की पोलैरिटी यहाँ पे नेगेटिव होगी। ओके चलो, ये भी जो सॉल्यूशन है वो आपको अपने वर्डिंग्स में लिखने हैं। ओके, नाउ लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 6.1। क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द सिचुएशंस डिस्क्राइब्ड बाय फॉलोइंग फिगर्स ए टू एफ। ए से एफ डिफरेंट फिगर्स है, सभी डायग्राम में हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालनी है। पहले ये डायग्राम देखो, इसमें मैग्नेट ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो मैग्नेट जैसे ये डायरेक्शन में मूव होगा तो मैग्नेट की मोशन है वो रीजन है, हम कह सकते हैं। इसको अपोज करने के लिए इस पे फोर्स, ये उसकी मोशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए ना। इंड्यूस्ड करंट कैसे जनरेट हो रहा है, इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ
वैसे जनरेट होता है कि वो इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने वाले रीजन का ही ऑपोज हो। तो यहाँ पे हम रीजन ये कह सकते हैं कि ये मैग्नेट की मोशन है वो रीजन है। तो मोशन को अपोज करने के लिए इस पे फोर्स ये डायरेक्शन में लगना चाहिए, मीन्स ये एस है तो यहाँ पे भी एस ही जनरेट होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या जनरेट होना चाहिए, एस। ये एस जनरेट होगा तो ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन में, यहाँ पे ये डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में करंट जाता हुआ ये क्यू में से बाहर निकलेगा, फिर आर तक पहुँचेगा, फिर पी में जाके एक लूप में होते हुए ये डायरेक्शन में करंट चला जाएगा। चलो समझ में आ गया। तो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू आर पी, फिर लूप एंड फिर क्यू, तो करंट की डायरेक्शन। चलो समझ में आ गया। आप अपने वर्डिंग्स में लिख लो। दूसरी मेथड है, तो दूसरी मेथड में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट लूप की ओर आगे बढ़ेगा तो लूप के साथ फ्लक्स जो है वो फ्लक्स इंक्रीज होगा। इंक्रीज इन फ्लक्स ये रीजन है, वो फ्लक्स डिक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज होने के लिए ये जो मैग्नेट का फ्लक्स है ना उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में इसका फ्लक्स जनरेट होना चाहिए। ये डायरेक्शन में फ्लक्स जनरेट होने के लिए करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, तभी ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में जनरेट कर पाएगा। तो ये भी ऐसे ही क्रिएट होगा ना, एक ही बात है। ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके चलो सेकंड डायग्राम। हमें यहाँ पे ये पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड दोनों में किस डायरेक्शन में करंट जनरेट होगा वो निकालना है। इसमें डायरेक्टली वो हम रिपल्जन वाली मेथड यूज़ करेंगे। ये एस है तो यहाँ पे भी एस होना चाहिए, तभी ये मोशन को अपोज करेगा। मोशन को ये डायरेक्शन में, मैग्नेट पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। दोनों लूप है ना, दोनों लूप के कारण मैग्नेट पे ये डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये डायरेक्शन में फोर्स लगाने के लिए इसमें यहाँ पे एस जनरेट होना चाहिए एंड इसमें यहाँ पे एन जनरेट होना चाहिए। इसमें अगर यहाँ पे एन है तो यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एस। तो ये एस है तो एस की डायरेक्शन करंट, ये डायरेक्शन में करंट, यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट, यहाँ से आएगा करंट, ये यहाँ जाएगा तो करंट यहाँ से आ रहा है, फिर ये आगे जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये केस में करंट क्या है, P से R, R से Q, Q से लूप में होते हुए फिर P पे आएगा। एंड यहाँ पे S है, मतलब यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट होगा, यहाँ पे ये डायरेक्शन में करंट होगा। तो यहाँ से Y से लेके यहाँ पे लूप में एंटर होगा, Y में से लूप में एंटर होगा, लूप में से यहाँ X में से बाहर निकलेगा। तो इसमें करंट की डायरेक्शन X Z Y, देन आफ्टर लूप एंड अगेन X। तो बच्चों ये लिख लो अपने वर्डिंग्स में। देखो अब नेक्स्ट डायग्राम लेते हैं। हियर इट इज रिटन दैट टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट, ये थर्ड एक्सपेरिमेंट था, सिमिलर ही एक्सपेरिमेंट है। ये एक लूप है एंड दूसरी लूप में लूप के साथ बैटरी एंड की लगा के रखिए। अगर की कंटिन्यू क्लोज रहती है तो इसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कंटिन्यू ओपन रहती है तो भी करंट नहीं इंड्यूस होगा। जब ये की को क्लोज या ओपन करेंगे सिर्फ उसी टाइम इसमें करंट इंड्यूस होगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है टैपिंग की जस्ट क्लोज्ड, दैट मीन्स व्हेन अ टैपिंग की वाज ओपन एट दैट टाइम करंट वाज जीरो। करंट जीरो था तो फ्लक्स, इनिशियल फ्लक्स जीरो था। जब इसको क्लोज किया तो फ्लक्स 5 हो गया, चलो मान लेते हैं। तो इस केस में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है एंड यही रीज़न है ये सेकंड लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट इंड्यूस होने का, यही रीज़न है। तो इसको अपोज होना चाहिए, इसका अपोज हो उसी डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो होगा। इसको अपोज करने के लिए टू अपोज दिस चेंज, टू अपोज दिस चेंज इन फ्लक्स, दिस चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स ये इंक्रीज हो रहा है उसको इंक्रीज नहीं होने देगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा ना वो करंट ऐसे फ्लो होगा, ये थोड़ा सा लाइट है, ये एकदम डार्क है, मीन्स ये आगे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है, ये पीछे वाला पार्ट है। ओके, इसमें भी ये जो ये सेक्शन है ये आगे वाला है एंड ये सेक्शन है वो सर्कल का पीछे वाला सेक्शन है। तो इसमें करंट फ्लो, ये करंट फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है। तो एक्चुअल मैग्नेटिक फ्लक्स ये डायरेक्शन में है एंड वो इंक्रीज हो रहा है, उसको डिक्रीज करने के लिए लिंक
इंड्यूस्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट के कारण जो फ्लक्स जनरेट होगा वो ये डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये डायरेक्शन में जनरेट होने के लिए इसमें करंट ये डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। इन शॉर्ट इसके ऑपोजिट, इसमें जो करंट फ्लो की डायरेक्शन है इससे ऑपोजिट, मीन्स एक्स से वाई, वाई से जेड, ऐसे एक्स वाई जेड। अगर यहाँ से देखें तो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक्स वाई जेड एक्स, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से एक्स। चलो समझ में आया? ओके, तो लिख लो अपनी लैंग्वेज में, अपने वर्डिंग्स में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट डी, रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। कैसे चेंज कर रहे हैं हम यहाँ पे? ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट मीन्स वन टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जैसे जैसे इसको ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की इसमें इफेक्टिव लेंथ होगी, इफेक्टिव लेंथ, ये पार्ट तो निग्लिजिबल है, क्यों? इसमें तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है ना, ये पार्ट, इसमें करंट फ्लो होगा, तो ये सर्किट में इफेक्टिव लेंथ होगी। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कौन सी इफेक्टिव लेंथ है, ये वाली लेंथ इफेक्टिव लेंथ है। अगर इसको ये डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होगी, सर्किट में इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होगी, तो सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ डिक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ये बैटरी है, इसका टर्मिनल वोल्टेज चलो मान लेते हैं V है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। आर डिक्रीज हुआ, L डिक्रीज हुआ ना, तो R डिक्रीज हुआ, यहाँ पे R डिक्रीज हुआ तो करंट इंक्रीज होगा। समझ में आया? करंट इंक्रीज होगा तो इसमें ये डार्क वाला पार्ट है, ये थोड़ा सा लाइट है, मतलब ये बाहर की साइड है, ये पीछे वाली साइड है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये डायरेक्शन में लिंक हो रहा है, वो फ्लक्स इंक्रीज होगा। ये इंक्रीज इन फ्लक्स वही रीज़न है इसमें करंट इंड्यूस होने का। तो इसका ऑपोज होगा। कैसे ऑपोज होगा? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा, फ्लक्स को डिक्रीज करने की ट्राई करेगा, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स है वो ये डायरेक्शन में इंड्यूस्ड होगा। इंड्यूस्ड फ्लक्स ये डायरेक्शन में इंड्यूस होने के लिए इसमें करंट, ये जो करंट था ना उसका ऑपोजिट ये डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। कौन सी डायरेक्शन है? Z टू Y, Y टू X, Z टू Y, Y टू X, X टू Z, ये डायरेक्शन में करंट फ्लो का। ओके, चलो लिख लो अपने वर्डिंग्स में। ओके, चलो पार्ट ई, टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड। टैपिंग की जस्ट रिलीज्ड मीन्स इसमें क्या हुआ, जब क्लोज थी टैपिंग की तब फ्लक्स φ1 इज इक्वल्स टू फाई था, रिलीज की मीन्स ओपन की तो फ्लक्स हो गया 0। तो यहाँ पे फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है वही रीज़न है इसमें करंट इंड्यूस होने का। तो इसका जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन में करंट, ये पॉजिटिव टर्मिनल है ना बैटरी का, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से करंट निकलेगा, इसमें जाएगा, तो करंट ये डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यहाँ पे ऐसा है। तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इसमें जो इंड्यूस्ड करंट की मदद से, इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो, ये फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो उसको अपोज करेगी, मतलब कि ये जो डायरेक्शन में है उसको हेल्प करेगी, उसी डायरेक्शन में नई मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट की जनरेट होगी, तभी ये डिक्रीज नहीं होगा बल्कि ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से इंक्रीज होगा। तो इसके लिए इसमें जो करंट है वही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए, यही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहाँ से करंट अंदर जाएगा लूप में से यहाँ से बाहर निकलेगा, तो यहाँ से X से R, R से Y एंड Y से लूप में सोलेनॉइड में होते हुए X में से बाहर निकलेगा, ये होगी करंट की डायरेक्शन। चलो लिख लो अपने वर्डिंग्स में। ओके, नाउ दिस इज द लास्ट पार्ट, करंट I डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट। इसमें करंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, ये लूप है। तो यहाँ पे ये जो करंट है, करंट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लूप के प्लेन में है, एंड लूप का अगर एरिया वेक्टर निकाले तो एरिया वेक्टर ऐसे होगा। तो ये लूप के लिए एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो होगा थीटा इज इक्वल्स टू 90।
तो लूप के साथ फ्लक्स लिंक्ड कुछ होगा ही नहीं। बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 90 है, कॉस 90 तो जीरो होगा। तो लूप के साथ कोई फ्लक्स ही नहीं लिंक्ड होगा। अगर करंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करंट कितना भी फ्लो हो रहा हो, इसमें कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड हो, फिर भी लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स जीरो ही रहेगा। इनिशियली भी जीरो रहेगा, फाइनली भी जीरो रहेगा, तो चेंज इन फ्लक्स भी जीरो होगा, तो कोई ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। करंट का कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता, यहाँ पे करंट ही जीरो है। ये कौन सा करंट? ये कंडक्टर में फ्लो होने वाला नहीं है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट इन लूप विल बी जीरो, सो नो नीड टू फाइंड डायरेक्शन। ओके, चलो लिख लो अपनी वर्डिंग्स में। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर। use Lenz law to determine the direction of induced current in the situation described by figure 6.19। इसमें जो ये सिचुएशन हमें दी गई है ए एंड बी पार्ट में, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हमें निकालनी है। अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप टर्निंग इनटू सर्कुलर शेप, तो ये इरेगुलर शेप है, एंड जब ये सर्कुलर शेप का हो जाएगा तो ये ऐसा शेप हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन से हमें दिखाया गया है। तो ये शेप ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा? एरिया इंक्रीज होगा। इरेगुलर शेप के रिस्पेक्ट में या सर्कुलर शेप का एरिया ज़्यादा होगा। एरिया इंक्रीज हुआ तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा। फ्लक्स इंक्रीज हुआ तो यही है रीज़न इंड्यूस्ड करंट का। इंड्यूस्ड करंट का यही रीज़न है। तो इसमें करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? वो करंट ऐसे इंड्यूस होगा कि वो फ्लक्स को इंक्रीज नहीं होने देगा, फ्लक्स को इंक्रीज होने के बदले डिक्रीज करने की ट्राई करेगा। मतलब कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड करंट की मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन के लिए जो करंट है वो ऐसे ये डायरेक्शन में इंड्यूस होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन ए डी सी बी ए, ये देखो ए डी सी बी ए ऐसी होगी। चलो ये सेकंड पार्ट ले लेते हैं। और सेकंड पार्ट में ये जो सर्कुलर शेप है वो इनिशियल शेप है, एंड ये डॉटेड लाइन वाला शेप फाइनल शेप है। तो ये डायग्राम से एक बात क्लियर है कि यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो रहा है। एरिया डिक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज होगा। फ्लक्स का डिक्रीज होना वो रीज़न है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। उसको अपोज करने के लिए फ्लक्स को इंक्रीज कर रहे, वैसे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। तो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में, तभी वो इंक्रीज होगी। तो ये डायरेक्शन में, तो करंट ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स इसमें भी ए डी सी बी ए, यहाँ पे देखो ये ए डी सी बी ए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो ये सभी जो आज हमने क्वेश्चंस पढ़े लेंज लॉ के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको आते हैं तो उसका मतलब है आप लेंज लॉ को अच्छी तरह से अप्लाई करना जानते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। आंसर बहुत ही शॉर्ट होगा, मगर वो आंसर फाइंड करने की मेथड है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है यहाँ पे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी लर्निंग।